इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो महानता का पर्याय बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है सिकंदर। सोचिए, एक ऐसा कमांडर जो कभी कोई जंग नहीं हारा, जिसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? और सिकंदर की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी ताकत थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को, जो कभी किसी लड़ाई में नहीं हारा था, उसे भारत की दहलीज पर आकर रोक दिया, उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ सिकंदर के एक जुनून से। उसके सर पे एक धुन सवार थी कि उसे दुनिया के अंत तक पहुंचना है। और यही जुनून, यही महत्वाकांक्षा उसे 326 ईसा पूर्व में एक विशाल रहस्यमयी दुनिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे तक खींच लाई। जरा पिछले 10 साल देखिए। सिकंदर एक आंधी की तरह पूरी दुनिया पर छा गया था। फारसी साम्राज्य को घुटनों पर लाना हो या मिस्र को जीतना, उसकी सेना की रफ्तार का कोई जवाब नहीं था। सच में ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये इतिहास को बदलने जैसा था। अंदाजा लगाइए, 52 लाख वर्ग किलोमीटर। महज 30 साल की उम्र में सिकंदर ने ग्रीस से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ये उसकी काबिलियत का जीता जागता सबूत था। लेकिन फिर भारत की धरती पर उसका सामना एक ऐसी चट्टान से हुआ जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो थे पंजाब क्षेत्र के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक राजा पोरस। राजा पोरस सिर्फ कोई आम राजा नहीं थे, वो अपनी धरती के रक्षक थे। उनका एक ताकतवर साम्राज्य था, और उससे भी ज्यादा ताकतवर थी उनकी इच्छा शक्ति, अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा। अब देखिए, एक तरफ थी सिकंदर की सेना जो सालों से लड़ रही थी, अनुभवी और दुनिया की सबसे बेहतरीन। और दूसरी तरफ थे पोरस के सैनिक जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। और उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसका सामना मैसेडोनियन लोगों ने कभी नहीं किया था। विशालकाय बख्तरबंद युद्ध हाथी। ये किसी चलते फिरते किले की तरह थे जो किसी भी सेना के दिल में दहशत भर सकते थे। और बस यहीं से हाइडेस्पिस नदी यानी आज की झेलम नदी के किनारे इतिहास के दो सबसे महान योद्धाओं के बीच एक जबरदस्त महासंग्राम का मंच तैयार हो गया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की भी थी। सिकंदर ने बड़ी चालाकी से तूफान का फायदा उठाकर रात में नदी पार कर ली। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब पोरस ने अपने युद्ध हाथियों को आगे किया। उनकी ताकत ने सिकंदर की सेना में खलबली मचा दी, भगदड़ मच गई। पर सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत एक नई घातक रणनीति अपनाई। और यही था उस जंग का सबसे अहम मोड़। विडंबना देखिए, जो पोरस का सबसे बड़ा हथियार था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। महावतों के बिना घबराए हुए हाथियों ने पलटकर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। सिकंदर ने युद्ध तो जीत लिया, पर यह एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत भारी थी। वो पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को उनका राज्य वापस किया, बल्कि अपना दोस्त और सहयोगी भी बना लिया। लेकिन इस लड़ाई ने उसके सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। उन्होंने ऐसा जबरदस्त मुकाबला पहले कभी नहीं देखा था, और इस जीत ने उनका मनोबल तोड़कर रख दिया। और फिर इतिहास में वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों के युद्ध से थकी हारी डरी हुई सिकंदर की महान सेना ने आखिरकार अपने ही कमांडर के सामने हथियार डाल दिए। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े विजेता को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही सेना ने रोक दिया। हाइफेसिस नदी के किनारे उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। यह इतिहास का एक अभूतपूर्व विद्रोह था। लेकिन क्यों? वजह थी डर। सैनिकों तक ये खबर पहुंची थी कि आगे गंगा के मैदानों में नंद साम्राज्य की एक बहुत बड़ी, बिल्कुल ताजादम सेना उनका इंतजार कर रही है। जैसा कि इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं, 80,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक और 6,000 युद्धाखी। पोरस की छोटी सी सेना से लड़ने के बाद वो इस विशाल सेना का सामना करने के ख्याल से ही कांप उठे थे। तो ये सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं थी, ये एक बड़े अनदेखे दुश्मन का मनोवैज्ञानिक डर भी था। सिकंदर ने उन्हें मनाने की हर कोशिश की, भाषण दिए, विनती की, लेकिन इस बार उसकी अजेय सेना ने उसकी एक न सुनी और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। तो
इस अधूरे अभियान का अंजाम क्या हुआ? सिकंदर की वापसी ने दुनिया के इतिहास पर क्या असर डाला? चलिए इस मुठभेड़ से निकली विरासत को समझते हैं। सिकंदर की घर वापसी की यात्रा भी किसी जंग से कम नहीं थी। वो दक्षिण की ओर मुड़ा और सिंधु नदी के रास्ते लड़ता हुआ आगे बढ़ा, पर वो कभी अपनी धरती पर वापस नहीं पहुंच सका। 323 बीसी पूर्व में बेबीलोन में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और उसके जाते ही उसका बनाया विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिकंदर भारत को फौजी ताकत से तो नहीं जीत सका, लेकिन इस मुठभेड़ का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस अधूरे अभियान ने पूरब और पश्चिम के बीच विचारों, कला और संस्कृति का एक ऐसा पुल बनाया जिसने ग्रीको बौद्ध जैसी नई संस्कृतियों को जन्म दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी-कभी एक अधूरी जीत भी एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सिकंदर भारत में नाकाम हुआ, या फिर उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, और दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं जीता जा सकता।